हेलो साथियों, नमस्कार। कोर्स 3 बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन। इसमें जो भाग 3 और 4 है, इसमें जो भी प्रश्नोत्तरी आई है उनका इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आप भाग 5 की मुख्य प्रश्नोत्तरी और भाग 1-2 के लिए जो एक पार्ट बनाया है उसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस भाग को, प्रश्नोत्तरी को इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर भाग 3 के जो 16 खंड हैं और 16 खंड में 6वें खंड में एक प्रश्न आया, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया? आप एक और एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प सही हैं, तो इन्हें आप समझ सकते हैं करके और उसके बाद में सबमिट कर सकते हैं। इस कक्षा के लिए ये सभी बातें कहना सही रहेगा। तो यहाँ पर 7वें खंड में एक और प्रश्न आ जाता है कि किस तरह की जो बच्चे बातचीत कर रहे थे, बच्चों की इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके विचार क्या हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो मुझे लगता है पहला विकल्प सही होगा, बच्चे अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। तीसरा विकल्प सही होगा, एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। 5वां विकल्प सही होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन जाती है। 6वां विकल्प सही होगा, बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। अब हम इनको सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार बच्चों की अनौपचारिक और वर्णनात्मक बातचीत शामिल करने से उनकी भाषा का विकास तो होता ही है, साथ ही उन्हें एक दूसरे से नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जुड़ाव महसूस होता है और सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसी मॉड्यूल में यानी कि भाग 3 में कोर्स नंबर 3 का भाग 3 है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई फिशर, फ्रे और रोथेनबर्ग की, ये याद रखें और सुनने में। तो यहाँ पर विषय समझ ना आने पर सवाल पूछें। क्या आप और बता सकते हो? क्या आप ये दोबारा बोलोगे? क्या आप मुझे एक और उदाहरण की मदद से समझा सकते हो? इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है, इसी प्रकार एक कारण बताएं कि आपका विचार अच्छा क्यों है। इससे मुझे खालिस्तान याद आता है, क्योंकि खालिस्तान मेरा मानना है कि ये सच है क्योंकि। तो इसमें बच्चे अपना तर्क देंगे, अपने व्यू रखेंगे, जिससे कि उनकी मानसिक क्षमता, उनकी रचनात्मकता का विकास होगा। अब आगे देखते एक और पॉइंट है, जब कुछ सुनने में गलत लगे तो उसके लिए प्रमाण या सबूत मांगें। तो इसमें सुनने में क्या होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्या आप बता सकते हो कि ये आपको सच क्यों लग रहा है? क्या किताब में मुझे दिखा सकते हो जहाँ इस विचार को दर्शाया गया है? तो इससे बच्चों ने यदि कुछ किया है, इस बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो बच्चे उसका तर्क करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो इससे उनके जो वृद्धि होगी, उनके शब्दांश में वृद्धि होगी, उनके वाक्यों में वृद्धि होगी, उनकी भाषा में वृद्धि होगी। उसके बाद एक और पॉइंट है, अपने कथन को समर्थन देने के लिए कुछ सबूत या प्रमाण मांगे तो बच्चे ढूंढेंगे, बताएंगे। उसके बाद में दूसरों के विचारों को अपने से जोड़कर बताएं। जब इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बनाने की भी कोशिश करेंगे। बातचीत को औपचारिक बातचीत या प्रस्तुतिकरण चर्चा कहते हैं। इसमें हम पहले से अभ्यास किए गए बातचीत को शामिल करते हैं। किसी भी विषय पर चर्चा और विवरण हो जाने के बाद बच्चों को छोटे समूहों में अपनी समझ को नाटक, कविता, वाद विवाद या किसी और जरिए से प्रस्तुत करने का मौका दिया जा सकता है। इस तरह की बातचीत का प्रथम फायदा है कि बच्चे अपनी समझ और ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें इस समझ को एक औपचारिक रूप में व्यवस्थित और अभ्यास करने का समय मिलता है। शिक्षक इस प्रदर्शन से बच्चों की समझ का आकलन कर सकते हैं। बच्चों का इस प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ से इस भाग से हमने सीखा। इसके बाद में भाग 4 की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। कक्षा में बच्चों की बातचीत, अनौपचारिक बातचीत, अनुभव, एहसास और राय आदि का बिना तैयारी बातचीत द्वारा साझा। खोजपूर्ण बातचीत, अवधारणा और विषय पर खोजने, ढूंढने और गहराई से समझने के लिए बातचीत और चर्चा। औपचारिक बातचीत, सोच समझकर और तैयारी के साथ समझ की प्रस्तुति। इसके बाद अनौपचारिक बातचीत भाषा के विकास में मददगार होती है।
खोजपूर्ण बातचीत अकादमिक भाषा और आलोचनात्मक सोच के विकास में फ़ायदेमंद होती है। औपचारिक बातचीत से समझ को औपचारिक रूप से व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी को। सेक्शन 4 देखेंगे। तो सेक्शन 4 में जो भी प्रश्न प्रयोग किए गए हैं उनको इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर खंड नंबर 8 यानी जो 26 खंड दिए गए उनमें से 8 नंबर पर ये एक प्रश्न शामिल किया गया है। इसमें क्या करना है, एक साइड समूह है, दूसरी साइड आधार है, इनको ड्रैग करके एक दूसरे में सेट करना है। तो पहला प्रश्न है यानी कि जो दिया गया है, ऐसा समूह जिसमें 3 बच्चे अभी किसी की मदद से काम कर पाते हैं और एक बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच कर काम कर पाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि मिश्रित क्षमताओं वाले बच्चे हैं, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके लगा देते हैं। दूसरा, ऐसा समूह जिसमें एक बच्चे को जगह की भौतिक विशेषताओं में, दूसरे बच्चे को वहाँ मिलने वाले संसाधन में, तीसरे बच्चे को वहाँ की संस्कृति में और चौथे बच्चे को वहाँ के इतिहास में रुचि है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मिश्रित रुचि वाले हैं, तो इसको हम ड्रैग करते हैं चौथे वाले को और दूसरे में लगा देते हैं। अब देखते हैं ऐसे समूह जिसमें एक समूह नए शब्दों के अर्थ ढूंढ रहा है, दूसरा समूह नए वाक्य बना रहा है और तीसरा समूह प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, तो मुझे लगता है इसमें खास काम पर आधारित समूह है, तो यहाँ पर इसे पहले वाले को लगा देंगे। चौथा है ऐसे समूह जिनको बनाने के लिए कक्षा में बच्चों को घुमाया गया और पास खड़े किन्हीं भी 4 बच्चों का एक समूह बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, अनियमित या बिना किसी नियम के सोचे समूह बनाना है। तो यहाँ से इसको हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसे सबमिट करते हैं। ये कुछ समूह बनाने के तरीके हैं जो मैं अपनी कक्षा में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर उदाहरण 2 NCERT की कक्षा 7 की अंग्रेजी पुस्तक हनीकॉम्ब के पाठ 7 की एक झलक दिखाई गई है। और यहाँ पर ये 26वें खंड में 26 खंडों में से 16वें खंड में ये प्रश्न है। इसके बाद में इसको हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया, उसके बाद में एरो बटन को क्लिक करके आगे चलते हैं। इस पाठ की शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? तो हमें लगता है ये जो चारों विकल्प हैं ये चारों विकल्प सही हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका दिया जा रहा है। प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर दिया जाता है और कहानी के संदर्भ में पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना, ये सबसे संबंधित है। इसे सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार इस भाग से ये सभी उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ पर 19 नंबर खंड में एक उदाहरण के तौर पर जोड़ी अथवा समूह का उपयोग NCERT द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की किताब हमारा अतीत में से पाठ 3 की एक झलक दिखाई गई है, जिसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में एरो बटन पर क्लिक करते हैं और एक कक्षा में छोटे समूहों पर तो मुझे लगता है यहाँ से जो विकल्प सही होने चाहिए, पहला विकल्प, बच्चे संक्षेप करना, श्रेणीकरण करना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। इसके बाद में तीसरा, एक दूसरे से नई चीज़ें सीख पाने के अवसर मिल पाएंगे, दूसरा विकल्प भी इसका सही होगा। और इसके बाद में चौथा विकल्प, बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। तो ये 3 विकल्प पहला, दूसरा और चौथा हो सकते हैं। इन्हें सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार पहला, दूसरा और चौथा विकल्प उपयुक्त विकल्प। तो यहाँ पर 24वें खंड में एक और प्रश्न है, आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला विकल्प सही होना चाहिए, अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना। उसके बाद तीसरा विकल्प सही होना चाहिए, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना। चौथा विकल्प सही होना चाहिए, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना। और छठवां विकल्प सही होना चाहिए, लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। तो इन पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार पहला, तीसरा, चौथा और आखिरी विकल्प बिल्कुल सही है।